So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. First topic that we will take is from the GS paper 1. पहला topic है 500 crore fund for the autonomous national mission on the manuscript. What is the manuscript? In the different language, different script क्या होता है? जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश, किसी न किसी स्क्रिप्ट में लिखा है, तो दैट हैज़ बिन प्रिजर्व्ड इन द डिफरेंट फॉर्म. कहीं पे वॉल पे लिखा हुआ है, कहीं पे लीफ पे लिखा हुआ है, बाद में पेपर्स पे लिखे हुए हैं, कहीं पे कपड़े पे लिखे हुए हैं. तो जो पहला लिखा हुआ होता है ना ओरिजिनल, जैसे मानिए मैं कोई बुक लिखता हूँ, फिर उसके 10 कॉपीज बनते हैं, उसका 10 इंटरप्रिटेशन होता है, लेकिन पहला जो ओरिजिनल लिखा होता है ना वो मेन स्क्रिप्ट होता है, उसी को हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं. तो अभी हमारे डिफरेंट म्यूजियम, डिफरेंट लाइब्रेरीज, डिफरेंट टेम्पल्स, वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी स्कैटर्ड फॉर्म में है. गवर्नमेंट चाहती है कि उसको एक जगह रखा जाए और ताकि वो उसका हम यूज कर सकें, रिसर्च कर सकें, ताकि हमारे जो एंशियंट नॉलेज है, जो हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है, सबको हम प्रिजर्व कर सकें. जैसे यहाँ पे एक पिक्चर्स दिख रहा है आपको, ये पेपर टाइप का कुछ है, उसको दीमक खा गया या कैसे भी डिस्ट्रॉय हुआ है. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट. मैक्सिमम पहले ऐसे ही लीफ फॉर्म में या छोटे छोटे पेजेस में लिखा करते थे. तो वो जहाँ पे भी प्रिजर्व है उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ओरिजिनल फॉर्म में हम रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं. उसी के लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपीस दिया है. ऑलरेडी ये नेशनल मिशन फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट चला रहे हैं. एक इस बजट में भी इन्होंने लाया है, दैट इज द ज्ञान भारतम मिशन. ये वाला इस बजट में 2023 में नेशनल बजट फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट स्टार्ट किया था. इस साल अभी क्लियरिटी नहीं है कि दोनों को मर्ज कर रहे हैं, अभी इनका फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं आया है. तो टोटल यही है, क्लियर हो रहा है व्हाट इज द मैन्युस्क्रिप्ट एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट प्रोग्राम. दो हम आर्ट एंड कल्चर में अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट दो मिशन चला रही है. एक तो चला रही है जो 2023 में स्टार्ट की थी, नेशनल मिशन फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट, और दूसरा जो अभी चला रहे हैं दैट इज द ज्ञान भारतम मिशन. दूसरी चीज ये है कि ये किसके अंडर में चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ही चलेगा, ये तो पता होना चाहिए. नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज, अच्छा यहाँ पे ये दिया है, दिस विल बी बाय द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. यहाँ पे ये है कि ये स्कीम जो चला रहे हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. तो व्हाट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम? फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और किसी टाइप का स्कीम चलता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? राइट, सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है वहां पे 100% जो फंडिंग होगा दैट विल बी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज भी होंगे वो सेंटर यूनियन के होंगे. ठीक है, कोई एग्जांपल सेंट्रल सेक्टर स्कीम का? एक तो एग्जांपल यही हो गया नेशनल ये मैन्युस्क्रिप्ट मिशन. और कोई एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल? राइट, आप बता देते. जैसे सबसे ज्यादा अभी आप देखिएगा कि जो स्मार्ट सिटी का बहुत हाइप था, वो टोटली सेंट्रली स्पॉन्सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम था. ठीक है, और अभी जो 6,000 रुपए गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही थी, पीएम किसान सन्निधि योजना जो है वो भी टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. ये जो फेमस एग्जांपल है. एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में ये होता है कि देयर विल बी द शेयरिंग ऑफ द फंडिंग बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. नियर अबाउट 60-40 का रेशियो होता है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो वहां पे रेशियो चेंज होकर 19-10 का हो जाता है. और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% जो फंडिंग होता है दैट इज विल बी फ्रॉम द सेंटर. तो ये मेन डिफरेंस होता है. यहाँ पे नीचे दिया हुआ है द डिफरेंस एंड द व्हाट आर मेनली देयर फंडिंग प्रोसेस. एक बार आप लोग देख लीजिएगा. नाउ वी विल कम एट द जीएस पेपर 2. पहला टॉपिक है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है द डिफरेंस एंड द व्हाट आर मेनली देयर फंडिंग प्रोसेस. एक बार आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, फ्रीबीज का सिंपल सी मतलब है कि कोई भी चीज गवर्नमेंट फ्री में आपको दे, एज ए प्रोडक्ट, एज ए कमोडिटीज और ए सर्विसेज, फ्री में दे, वो फ्रीबीज होगा. भले वो इलेक्शन के पहले दे, इलेक्शन के बाद दे, या सिर्फ इलेक्शन के लिए दे, और वो इम्प्लीमेंट भी उसमें आएगा. ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा, इम्प्लीमेंटेशन आएगा. तो फ्रीबीज में कमोडिटीज आपको दिखेगा कि ये मिल रहा है. जैसे आपको लैपटॉप दिखेगा कि मिल रहा है, आपको लिखेगा कि चावल मिल रहा है. ठीक है, लेकिन जो वेलफेयर होता है उसमें आपकी राइट की बात होने लगती है कि आपका अधिकार है. जैसे मनरेगा है, मनरेगा क्या है, राइट टू जॉब हो गया, तो वो फ्रीबीज के जगह पे वेलफेयर हो गया, क्योंकि उससे जॉब भी बढ़ेगा, हमारी जो एक लाइवलीहुड की चांसेज है वो भी बढ़ेगा, मेंटल स्टेटस
एक स्टेबल रहेगा। जैसे आपको जॉब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ता है। एक सोसाइटी के लिए भी है कि आपको एक चीज रहेगा कि कहीं जॉब नहीं मिलेगा तो मनरेगा में मेरा जॉब मिल जाएगा, भूखे मैं नहीं मरूंगा। तो वेलफेयर ये होता है कि राइट को बढ़ाता है। ठीक है, बहुत ही थिन लाइन है बिटवीन द फ्री बीज एंड द वेलफेयर। कई बार फ्री बीज भी वेलफेयर के जैसे हो सकता है। जैसे मानिए मिड डे मील है, वो फ्री बीज लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक चाइल्ड है उसको हम न्यूट्रिशियस फूड देते हैं एज ए मिड डे मील, एग दे दें या कुछ भी दे, तो उसका कहीं ना कहीं अगर वो स्ट्रांग होता है बाई हिज चाइल्डहुड, उसकी जितनी भी चीजें हैं, तो उसका जो कॉग्निटिव पावर है वो भी बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा। कहीं ना कहीं एक अच्छा वो लेबर मार्केट में लेबर प्रोडक्ट बन के निकलेगा, कहीं ना कहीं वो बाद में जाके अच्छा जॉब करेगा। तो ये क्या हो गया, वेलफेयर हो गया। फ्रीबीज ही था लेकिन वेलफेयर के जैसे हो रहा है। दूसरी चीज है कि जो गवर्नमेंट बीच में अभी विमेंस को दे रही थी फ्रीबीज के रूप में कुछ पैसे, कि आपका अगर मानिए कुछ काम नहीं कर रही है, हाउसवाइफ के जैसे काम कर रही है, तो कुछ पैसे आपको मिलते थे। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ पैसे मिलते हैं तो उस वीमेन को एक भरोसा होता है कि अगर मेरे ऊपर वायलेंस होगा तो मैं जी लूंगी इस पैसे से, मुझे अपने पति के पैसे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर मारेगा तो मैं कुछ बोल के जा सकती हूँ, अलग रह सकती हूँ। अगर वो पैसे नहीं मिलते थे तो टोटल डिपेंडेंसी हस्बैंड पे थी, वायलेंस का जवाब नहीं मिलता था। लेकिन अभी क्या एक ऑप्शन हो गया। एक विमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस में क्यों इंड्योर करती है, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। सपोर्ट सिस्टम हो तो वो क्यों रोज रोज मार पिटाई गाली सुन के रहे। तो कहीं ना कहीं ये सब फ्रीबीज हैं, अगर आप सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो वो वेलफेयर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो फ्रीबीज है क्योंकि मैं उतना कमा रहा हूँ। एक विमेन जो सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, जो वेल एम्प्लॉयड है, एलिट क्लास से है, तो उसको लगेगा कि वो तो मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन जिस विमेन्स को पहले मार पिटाई पड़ती थी, वो अपने पति से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगे, उसका कुछ यूज करके छोटा सा चाय का शॉप खोल ले, तो वो क्या हो जाएगा, वेलफेयर हो जाएगा। वेलफेयर में कहीं ना कहीं आपका जो बेस है वो मजबूत होता है, आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ओवरऑल इसमें यही डिस्कशन है कि कई जगहों पे ऐसा लगता है कि लोगों को, एक आदमी को फ्रीबीज लगेगा, दूसरे के लिए वो वेलफेयर हो सकता है, लेकिन मेन होता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्कशन वही चल रहा है कि कहाँ कहाँ पे फ्री बीज है, लेकिन किस किस सेक्शन के लिए वो वेलफेयर का काम कर रहा है। आगे ये हो रहा है कि वेयर डज वन ड्रॉ द लाइन बिटवीन द वेलफेयर और वो, कि किस कहाँ पे हम ओवरऑल लाइन ड्रॉ करेंगे कि कहाँ तक हमें देना है, कहाँ पे हमें रोकना है। क्योंकि एक लेवल के बाद अगर एक गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली फ्री बीज देती है तो उसका जो रेवेन्यू होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत तेजी से शौक होता है। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया दिल्ली का। दिल्ली का जो कंटिन्यूअसली जो सरप्लस था वो घट के 3,000 करोड़ पे आ गया था। ठीक है, मुश्किल से 2 सालों में इलेक्शन पास था तो जल्दी जल्दी फ्री बीज दे रहे थे। 14,000 करोड़ इनका सरप्लस था, 2024 आते आते इनका 3,000 पे आ गया। 11,000 करोड़ कहाँ पे इन्होंने दिया, फ्री बीज में दिया। लेकिन फ्री बीज एक लेवल के बाद अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ ऐसा नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एक कैपिटल के जैसे काम करें, जैसे आप जो चीजें मुफ्त में दे रहे हैं उसकी जगह पे आप स्कूल बनवा दें, आप हॉस्पिटल बनवा दें। हो सकता है कि जो पैसे आप, जैसे 6,000 रुपए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पीएम किसान निधि के रूप में आप दे रहे हैं, हो सकता है वो किसान अपने फसल के जगह पे वो शराब पीने के रूप में यूज करें। लेकिन अगर वो पैसे जो 6,000 दे रहे हैं वो करोड़ों में आप देते हैं, 40,000 करोड़, 80,000 करोड़, ओवरऑल यही पैकेज होता है, उसका आप इरिगेशन कनाल बनवा दें तो हर एक फार्मर्स को पानी मिलने की संभावना हो जाती है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यही यहाँ पे बात हुई है कि एक लाइन आएगा जहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपना रिवेन्यू भी देखना पड़ेगा, आप कहाँ पे फ्रीबीज किस हद तक दे रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, और कहाँ तक आप कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। फिर इन्होंने कहा कि इलेक्शन के पहले जो ये होता है, मानिए इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो तुरंत पैसे दे दिया। 2019 के पहले, जस्ट इलेक्शन के पहले बीजेपी ने स्टार्ट किया था ये 6,000 जो पीएम किसान निधि है। ऐसे सारे गवर्नमेंट ने किया है, जैसे कि कांग्रेस के टाइम पे 2009 के इलेक्शन के पहले उन्होंने लोन वेवर कर दिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जस्ट इलेक्शन के पहले आप ये करते हैं तो कहीं ना कहीं जो और पार्टीज हैं, 10 पार्टी और भी तो होती है, सीपीआई होगा, सपा होगा, बीएसपी होगा, सब तो होंगे, उनके पास तो स्टेट का एक्सचेकर है नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कर दिया ना, लोगों के अकाउंट में 6,000 गया तो लोग आप ही का देख रहे हैं ना, 6,000 मुझे मिल गया,
आपने दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये पॉलिटिकल जो ग्राउंड होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन का, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है। तो यहाँ पे जुडिशरी का इंटरवेंशन भी आ जाता है कि जुडिशरी इंटरवीन करे। तो यहाँ पे जुडिशरी में भी केस गया है, जैसे एक केस इन्होंने एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें गई थी। अभी रिसेंट जो गया है अश्वनी उपाध्याय का केस है, इन्होंने ले जाके बोला कि ये फ्रीबीज जो है एक तरीके से ब्राइब है इलेक्शन के पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ये सुब्रमण्यम बालाजी केस में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा जुडिशियल दायरे में नहीं है, ये जितना भी होना चाहिए वो लेजिस्लेटिव का दायरा है। जैसे वी हैव द सेपरेशन ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेचर का अलग वर्क है, जुडिशरी का अलग वर्क है, एग्जीक्यूटिव का अलग वर्क है। तो ये जो भी आप पैसे दे रहे हैं या जो भी आप फ्रीबीज दे रहे हैं, एक तरीके से पॉलिसी है। पॉलिसी अगर रोकना है तो पहले गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तब जुडिशरी देखेगी ना। अब लॉ है ही नहीं तो जुडिशरी कैसे? जुडिशरी अगर अपने आप से लॉ बनाना शुरू कर दे या कोई पॉलिसी करे तो ये तो लेजिस्लेशन ऑफ द लॉ हो गया ना। तो यहाँ पे जो केस था एस सुब्रमण्यम में, वहां पे जुडिशरी ने कहा कि इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वहीं से होगा, और एक रिप्रेजेंटेटिव और वोटर्स के बीच में क्या रिलेशन है उसे हमें क्या करना है। लोगों को अगर फ्रीबीज अच्छा नहीं लग रहा है तो रिजेक्ट कर दें, लोग वोट आउट ऑफ पावर कर देना, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये था। लेकिन अभी का जो केस है अश्वनी उपाध्याय, उसमें जुडिशरी ने कहा कि हम एक बेंच बैठाएंगे और इस पे हम एक तरीके से पूरा एनालिसिस करेंगे, फिर जो भी वर्डिक्ट होगा वो देंगे। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी अपना स्टैंड भी बदल रहा है। पहले जुडिशरी ने कहा कि हमसे कुछ नहीं लेना है, इस बार वाले केस में उन्होंने कहा है कि हम एक बेंच बैठा दिया है और उस पर वो कुछ जो भी है वर्डिक्ट दे सकते हैं। या जो भी आप फ्रीबीज दे रहे हैं, एक तरीके से पॉलिसी है। पॉलिसी अगर रोकना है तो पहले गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तब जुडिशरी देखेगी ना। अब लॉ है ही नहीं तो जुडिशरी कैसे? जुडिशरी अगर अपने आप से लॉ बनाना शुरू कर दे या कोई पॉलिसी करे तो ये तो लेजिस्लेशन ऑफ द लॉ हो गया ना। तो यहाँ पे जो केस था एस सुब्रमण्यम में, वहां पे जुडिशरी ने कहा कि इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वहीं से होगा, और एक रिप्रेजेंटेटिव और वोटर्स के बीच में क्या रिलेशन है उसे हमें क्या करना है। लोगों को अगर फ्रीबीज अच्छा नहीं लग रहा है तो रिजेक्ट कर दें, लोग वोट आउट ऑफ पावर कर देना, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये था। लेकिन अभी का जो केस है अश्वनी उपाध्याय, उसमें जुडिशरी ने कहा कि हम एक बेंच बैठाएंगे और इस पे हम एक तरीके से पूरा एनालिसिस करेंगे, फिर जो भी वर्डिक्ट होगा वो देंगे। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी अपना स्टैंड भी बदल रहा है। पहले जुडिशरी ने कहा कि हमसे कुछ नहीं लेना है, इस बार वाले केस में उन्होंने कहा है कि हम एक बेंच बैठा दिया है और उस पर वो कुछ जो भी है वर्डिक्ट दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीबीज बहुत न्यूज में रहता है, इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन ये आप लोग लिख लीजिए, इसका आंसर लिख के लाइएगा। इलेक्टोरल फ्रीबीज वर्सेस, तो ये क्वेश्चन ये आप लोग लिख लीजिए, इसका आंसर लिख के लाइएगा। इलेक्टोरल फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर पॉलिटिक्स रिमेन ए कंटेस्टेड इशू इन इंडियन डेमोक्रेसी। Discuss the implication of such populist measure on the governance, fiscal prudence and economic growth.